नमस्कार, जय हिंद। मैं अंकित मिश्र एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्ज़ाम तक पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि यूपीएससी 2021 की वैकेंसी बहुत ही जल्द सामने आने वाली है। इसलिए आज से हम हिस्ट्री की एक बहुत ही धुआंधार और जानदार क्लास स्टार्ट करने चल रहे हैं और इस क्लास में आपको प्रीवियस ईयर के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे जो आपके पेपर में आने बिल्कुल तय हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको एंशिएंट हिस्ट्री के भी क्वेश्चन मिलेंगे, मेडाइवल हिस्ट्री के भी क्वेश्चन मिलेंगे और मॉडर्न हिस्ट्री के भी क्वेश्चन मिलने वाले हैं। दोस्तों ये धमाकेदार टेस्ट है और प्रत्येक आपके शाम 4 बजे, प्रत्येक दिन शाम 4 बजे इसका वीडियो आपको मिलेगा और इसको बिल्कुल भी आप छोड़िएगा मत। चाहे आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप यूपी कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप यूपी ट्रिपल एस सी पीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इसको बिल्कुल देखिए, बहुत ही अधिक फायदा आपको होने वाला है। तो चलिए दोस्तों देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि पहला क्वेश्चन है कि एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है। जो एहोल अभिलेख है ये किस शासक से संबंधित है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है और इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि जो एहोल अभिलेख है यह पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। किसके? पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है आपका एहोल अभिलेख। इस बात को याद रखिएगा, परीक्षा में कई बार आपसे पूछ लिया जाता है। दो तीन बातें मैं आपको और बता दे रहा हूँ जो परीक्षा में बार बार पूछा ही जाता है। जैसे एक पूछ लेगा कि प्रयाग स्तंभ जो लेख है, ये तो बहुत बार पूछा गया कि जो प्रयाग स्तंभ लेख है, प्रयाग स्तंभ अभिलेख, ये किससे संबंधित है? तो प्रयाग स्तंभ अभिलेख जो है दोस्तों यह आपके समुद्रगुप्त से संबंधित है। किससे? समुद्रगुप्त से। इस बात को याद रखिएगा, परीक्षा में डायरेक्टली आपसे पूछेगा। और अगर इससे पूछ ले कि भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख पूछ ले तो भीतरी, ये तीन याद रखिएगा, बहुत काम करेगा। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख, भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख। एक नोटबुक लेकर बैठिए और जितनी चीज़ें लिखा रहा हूँ उसको नोट करते चलिए। आपको इतिहास के 30 क्वेश्चन के माध्यम से आज मैं आपको 50-60 क्वेश्चन कराऊंगा, देखते रहिए। तो देखिए, भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख का संबंध किससे है? तो आप कहेंगे कि स्कंदगुप्त के साथ है, स्कंदगुप्त के साथ है। तो इतनी बातें याद रखेंगे तो आपको बहुत ही फायदा होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो दोस्तों जो अभिलेख होते हैं इसका अध्ययन आपके इपिग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है? आपके इपिग्राफी कहलाता है। इस बात को याद रखेंगे तो आपको बहुत ही अधिक फायदा होगा। ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे परीक्षा में 1 नंबर के पूछ लिए जाएंगे कि अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो अभिलेखों का अध्ययन आपके इपिग्राफी कहलाता है। बात करते हैं दोस्तों सर्वाधिक प्राचीन जो पठनीय अभिलेख है, सर्वाधिक प्राचीन पठनीय अभिलेख किसके हैं? तो सर्वाधिक प्राचीन पठनीय अभिलेख आपके अशोक के हैं। और अशोक की बात करते हैं तो अशोक के जो अभिलेख मिले हैं उसमें ज़्यादातर दोस्तों आपके ब्राह्मी लिपि का उपयोग हुआ है। किसकी? ब्राह्मी लिपि का उपयोग हुआ है। ये आप लोग जान लीजिए, परीक्षा में पूछ सकता है। तो ब्राह्मी लिपि का सर्वाधिक उपयोग हुआ है। लेकिन दोस्तों जो आपके पश्चिमोत्तर प्रांत से जो इसके अभिलेख मिले हैं, जो आपके पश्चिमोत्तर प्रांत से इसके अभिलेख मिले हैं उसमें आपके खरोष्ठी लिपि का उपयोग हुआ है। तो इस बात को याद रखेंगे तो बहुत ही अधिक फायदा आपको होने वाला है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। आगे चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि ईसा मसीह को सूली पर किसने चढ़ाया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ध्यान रखेंगे। यहाँ पर दोस्तों तीसरा पहले देख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन है कि सिद्धार्थ के प्रथम गुरु कौन थे। तो सिद्धार्थ की बात करते हैं तो सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हो जाते हैं आपके कौन? अलार कलाम। अलार कलाम। सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में आपके घर का त्याग किया था। उसके बाद इनके प्रथम गुरु बने थे अलार कलाम, जिनसे इन्होंने सांख्य दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया था। सांख्य दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया था। और इसीलिए बौद्ध धर्म पर अगर पूछे कि सर्वाधिक प्रभाव किसका है तो सांख्य दर्शन का हो जाता है। इसके बाद योगाचार्य रामपुत्र इनके गुरु बनते हैं, वो बात दूसरी है, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट यही बन जाता है। एक क्वेश्चन आपसे और पूछ सकता है कि इन्होंने सर्वप्रथम किसको अपना शिष्य बनाया। दोस्तों तपस्वी और मल्लिक को। किसको? आपके तपस्वी एंड भल्लिक। तपस्वी एंड भल्लिक, 2 बंजारों को इन्होंने सर्वप्रथम अपना शिष्य बनाया था। इस बात को याद रखेंगे तो बहुत ही अधिक काम करेगा। और बात करते हैं इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो 35 वर्ष की अवस्था में दोस्तों, 29 वर्ष की अवस्था में त्याग किया था और 35 वर्ष की अवस्था में जाकर इन्हें दोस्तों आपके वैशाख पूर्णिमा के दिन निरंजना नदी के तट पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि ईसा मसीह को सूली पर किसने चढ़ाया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन की बात करते हैं कि ईसा मसीह को सूली पर किसने चढ़ाया था। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि 33 ईस्वी में एक रोमन गवर्नर थे पोंटियस। क्या नाम था आपके? पोंटियस। तो रोमन गवर्नर थे आपके पोंटियस, इन्होंने ही इन्हें सूली पर चढ़ाया था। बात करते हैं ईसा मसीह की तो इनकी माता का नाम मेरी था और इनके पिता का नाम आपके जोसेफ था। इस बात को याद रखिएगा तो बहुत ही अधिक काम करेगा। और इनके प्रथम दो शिष्य कौन थे? तो आपके एंड्रूस और पीटर थे। कौन? एंड्रूस और
पीटर, ये इनके दो प्रथम शिष्य थे। इस बात को याद रखिएगा, बहुत ही अधिक काम करेगा। इनका जन्म आपके जेरूसलम के निकट आपके बैतलहम में हुआ था, इस बात को याद रखिएगा। खलीफा पद किसने समाप्त किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके ईसाई किसे, आपके इस्लाम धर्म से। इस्लाम धर्म से संबंधित एक क्वेश्चन की आपके खलीफा जो पद है इसको किसने समाप्त किया था। और ऐसा क्वेश्चन आपसे परीक्षा में कई बार पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा कि सन 1924 ईस्वी में। कब? सन 1924 ईस्वी में दोस्तों एक तुर्की शासक थे, तुर्की शासक, इनका नाम तो आप लोगों को पता ही होगा, मुस्तफ़ा कमाल पाशा, इन्होंने ही समाप्त किया था। मुस्तफ़ा कमाल पाशा, मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने आपके खलीफा पद इन्होंने ही समाप्त किया। मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने कब किया? तो 1924 ईस्वी में। बात करते हैं खलीफा कहलाते कौन थे। तो जो हजरत मोहम्मद साहब के जो उसके उत्तराधिकारी थे उनको खलीफा कहकर पुकारा गया था। इस बात को ध्यान रखिएगा, परीक्षा में कई बार पूछ लिया जाता है। बात करते हैं किसकी? हजरत मोहम्मद साहब की। तो हजरत मोहम्मद साहब का जो जन्म है यह 570 ईस्वी में होता है। 570 ईस्वी में होता है। कहाँ पर होता है? तो आपकी मक्का में होता है, मक्का में होता है। और इनकी जो मृत्यु है ये होती है 8 जून 632 ईस्वी को। इस बात को याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों कि बिंबिसार ने मगध पर कुल कितने वर्षों तक शासन किया। तो यहाँ पर दोस्तों बिंबिसार ने मगध पर कुल कितने वर्षों तक शासन किया। तो बिंबिसार को हर्यंक वंश का संस्थापक माना जाता है। किसको? हर्यंक वंश का संस्थापक माना जाता है। हर्यंक वंश का क्या माना जाता है? आपके संस्थापक माना जाता है। और बिंबिसार जो है दोस्तों ये मगध की गद्दी पर बैठा कब था? तो 544 ईसा पूर्व में, इसको हम BC से दर्शाते हैं। और 491 BC तक रहा। इसके बीच के कार्यकाल को निकालेंगे तो आ जाएगा दोस्तों, इधर से आपके इधर से 9 होगा और इधर से 44, तो हो जाएगा 53 वर्ष। तो लगभग 53 वर्ष तक दोस्तों यह आपके मगध की गद्दी पर आसीन रहा। तो इस प्रकार से इसको आप निकाल सकते हैं। बिंबिसार की बात करते हैं तो बिंबिसार जो था, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि इसकी राजधानी क्या थी। तो इसकी राजधानी थी आपकी राजगृह। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि अशोक के तीर्थ यात्राओं का उल्लेख उसके किस शिलालेख में मिलता है। तो दोस्तों अशोक के तीर्थ यात्राओं का उल्लेख उसके जो शिलालेख हैं उसमें 7वें एवं 8वें में, 7वें एवं 8वें, 7वें एवं 8वें जो उसके शिलालेख हैं उसमें अशोक के तीर्थ यात्राओं का उल्लेख मिलता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अशोक के बारे में मैंने आपको पीछे बता चुका है कि इसके सर्वाधिक जो अभिलेख हैं ये ब्राह्मी लिपि में मिले हैं। और ब्राह्मी लिपि के अलावा अगर बात करें तो ब्राह्मी लिपि के अलावा इसके जो अभिलेख हैं वो आपके खरोष्टी लिपि में भी मिले हैं जो पश्चिमोत्तर प्रांत से हैं। और जो आपके अफगानिस्तान से मिले हैं इसके अभिलेख, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से, इस बात को मैंने नहीं बताया था, सुन लीजिए। वहाँ के जो अभिलेख हैं वो आपके अरमाइक लिपि में मिले हैं। इस बात को याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं दोस्तों अशोक की। तो अशोक की बात करें जब तो हम समझते हैं कि यह 273 BC से लेकर 232 ईसा पूर्व तक आपके इसका आपके शासनकाल रहा है। इस बात को याद रखिएगा। इसके पिता का नाम तो बिंदुसार था और माता इसकी सुभद्रांगी थी। इस बात को याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कलिंग युद्ध को भी याद रखिएगा कि 261 ईसा पूर्व में इसने कलिंग युद्ध लड़ा था। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है। तो अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों अशोक के स्तंभ लेख आपके 7 हैं। कितने हैं आपके? 7 स्तंभ लेख हैं अशोक के। इस बात को याद रखिएगा। अशोक का नाम एक बार फिर आया है तो अशोक के बारे में 2-3 बातें यहाँ भी आपको याद करनी है क्योंकि कई बार आपसे पूछ लेते हैं। स्तंभ लेख की बात करते हैं तो अशोक के आपके स्तंभ लेख हैं। और अशोक के दूसरे और 7वें स्तंभ लेख में धम्म का उल्लेख मिलता है। किसमें? धम्म का जो उल्लेख है ये अशोक के दूसरे और 7वें स्तंभ लेख में मिलता है आपके धम्म का उल्लेख। इस बात को याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर दोस्तों आपको याद करना है कि क्या याद करना है आपको कि 200 मैंने बताया कि 273 ईसा पूर्व में यह राजगद्दी पर बैठ गया था 273 BC में। बट इंपॉर्टेंट करने वाली बात है कि मतलब कि एकदम सही रूप से यह अपनी गद्दी पर कब बैठा तो 269 BC में। क्यों? क्योंकि 4 वर्ष जो इसके बीच का 4 वर्ष है इसमें तो इसको गृह युद्ध का ही सामना करना पड़ा। इसके भाइयों से इसको लड़ना पड़ा। उस उत्तराधिकार संघर्ष में ही 4 वर्ष चले गए। तो अब के अगर सही रूप से कहें तो 269 ईसा पूर्व में यह दिल्ली की गद्दी पर आसीन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि कुषाणों की द्वितीय राजधानी क्या थी। तो कुषाणों की बात करते हैं तो कुषाणों के सबसे प्रतापी शासक थे आपके कनिष्क। पहले तो इस बात को याद रखिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात है कि कुषाणों की द्वितीय राजधानी क्या थी। तो पहले समझिए कि कुषाणों की प्रथम राजधानी क्या थी। तो कुषाणों की प्रथम राजधानी थी पुरुषपुर।
पुरुष पुर, या फिर कहीं कहीं पर इसका नाम पेशावर मिल जाता है। तो इस बात को याद रखिएगा, इनकी ये प्रथम राजधानी होती है। अब बात करते हैं कि इनकी द्वितीय राजधानी क्या थी, जो आपसे पूछा गया है पेपर में। तो इनकी द्वितीय राजधानी थी आपकी मथुरा। क्या थी? मथुरा थी। और मथुरा का नाम आया तो यूपीएसआई वालों विशेष रूप से याद रखिएगा कि मथुरा उत्तर प्रदेश का ऐसा जनपद है जहाँ सबसे कम वर्षा होती है। क्या होती है? जहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है। ठीक है, इस बात को इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। कुषाणों की बात करते हैं तो कनिष्क की बात सामने आ गई। कनिष्क की मृत्यु पूछ लेती है तो 102 एडी में इसकी मृत्यु हुई थी, इस बात को याद रखिएगा। और 72 एडी में यह आपके गद्दी पर आसीन हुआ था। एडी मतलब ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कुषाणों की अगर संस्थापक पूछ ले तो कुजुल कटफिशस हैं। कुजुल कटफिशस इसके संस्थापक हैं, इस बात को भी याद रखिएगा। चलिए चलते हैं आपके आगे क्वेश्चन की तरफ। एक एक क्वेश्चन से मैं आपको कई सारे पॉइंट्स लिखा रहा हूँ और उसको नोट करके चलिएगा, तभी आपको मजा आएगा। देखिए, सती होने का प्रथम प्रमाण किस शिलालेख में, आपके किस अभिलेख में मिलता है? तो सती होने का प्रथम प्रमाण किस अभिलेख में मिलता है, इस बात को याद रखिएगा। अभिलेख से आज मैंने आपको 3 क्वेश्चन पूछे हैं और तीनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा शानदार हैं, इसलिए एक भी क्वेश्चन आपको भूलना नहीं है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि एरण अभिलेख। क्या आपके जो एरण अभिलेख है, एरण अभिलेख, इसमें सर्वप्रथम सती होने का प्रमाण मिलता है। और सती इसकी जो भानुगुप्त सती प्रथा का भानुगुप्त, ये आपके जो है भानुगुप्त से संबंधित है, भानुगुप्त से संबंधित है आपके ये एरण अभिलेख। और इसी में सर्वप्रथम आपके सती होने का प्रथम प्रमाण मिलता है, इस बात को याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि इस्लामी वास्तुकला का रत्न किसे कहा जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है कि इस्लामी वास्तुकला का रत्न किसे कहते हैं। दोस्तों, जो आपका अलाई दरवाजा है, जो आपके अलाई दरवाजा है, किसने बनवाया था, याद है? या तो हो गई हो। तो अलाई दरवाजा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहते हैं। और इसको अगर नहीं याद है तो जान लीजिए कि अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण कराया था। इसने सीरी का किला भी बनवाया था और 1000 खंभा महल भी। तो अगर पूछ ले कि सीरी का किला किसने बनाया, तो सीरी का किला भी आपके अलाउद्दीन खिलजी ने ही बनवाया था और 1000 खंभा महल भी इसने ही बनवाया था। इस बात को याद रखिएगा। ये सारे निर्माण कार्य हैं जो आपसे पूछ लिए जाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की बात करते हैं तो 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक आपके यह दिल्ली की गद्दी पर आसीन रहा था और खिलजी वंश का सबसे प्रतापी शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि किस शासक ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की। तो इस बात को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि खुसरो शाह ने, किसने? खुसरो शाह, यह आपके खिलजी वंश का अंतिम शासक था। खिलजी वंश का अंतिम शासक, तो इसने ही आपके खुसरो शाह की उपाधि धारण की थी। किस शासक ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की? खुसरो शाह ने। इस बात को याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखेंगे 13वां क्वेश्चन है कि तुगलकाबाद नामक नगर किसने स्थापित किया। तो जो तुगलकाबाद नामक नगर है, यह आपकी गयासुद्दीन तुगलक ने बसाया था। किसने? आपकी गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक की बात करते हैं तो यह तुगलक वंश का संस्थापक था। क्या था दोस्तों? तुगलक वंश का संस्थापक था, इस बात को याद रखिएगा। और तुगलक वंश ने दिल्ली पर सर्वाधिक समय तक शासन किया है, इस बात को भी आप याद रखेंगे। दोस्तों, 1321 ईस्वी से लेकर 1325 ईस्वी तक, बीच में 4 वर्षों तक इसने आपके तुगलकाबाद नगर की स्थापना की थी। और ये तुगलकाबाद नगर दिल्ली के समीप है, ठीक है, बताया था। और इसको ही अपनी राजधानी भी बाद में बना लिया था। किसको? तुगलकाबाद को ही, इसको ही अपनी आपकी कैपिटल बना लिया था। यहाँ पर इस बात को आपको याद रखना है बिल्कुल इंपॉर्टेंट तरीके से। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीवाने कोही नामक कृषि विभाग किसने बताया था। तो दीवाने कोही क्या है दोस्तों? एक कृषि विभाग था और इसको अलाउद्दीन खिलजी ने आपके बनाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था आपके दीवाने कोही विभाग। इस बात को याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बात को क्या रखेंगे? बिल्कुल इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगम शासकों में सबसे पहले महाराजाधिराज की उपाधि किसने धारण की। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ होमवर्क के लिए। और इसका आंसर आप लोगों को देना है कमेंट बॉक्स में। किसमें? आपके कमेंट बॉक्स में। कि संगम शासकों आप जानते हैं कि जो हरिहर एवं बुक्का ने बताया था, विजयनगर साम्राज्य, उस पर ही संगम शासकों ने शासन किया था। और संगम शासकों में कुल 5 वंश आए थे, उसमें ही सबसे पहले महाराजाधिराज की उपाधि किसने धारण की थी, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर क्या कहलाता था। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन को देखने से पहले हम देखेंगे आपके ये वाला क्वेश्चन जो हमने आपको यहाँ पर बताया
कि दीवाने कोही नामक कृषि विभाग किसने बनाया था। तो ये थोड़ा सा गलती हो गई कि दीवाने कोही नामक जो कृषि विभाग है यह आपके मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था। किसने? आपके मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसको सुधार कर लीजिए थोड़ा सा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने, मुझे ध्यान नहीं आया कि मोहम्मद बिन तुगलक ने आपके दीवाने कोही नामक कृषि विभाग बनाया था। और बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी की। तो अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने मुस्तखराज नामक विभाग की स्थापना की थी। किसकी? आपके दीवान ए मुस्तखराज। यह दोस्तों एक प्रकार का वित्त विभाग था, इसको इन्होंने बनाया था, वित्त विभाग। ये वित्त विभाग था और इसको बनाया था आपके अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन ने, ठीक है, याद रखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन क्या है आपका कि गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर क्या कहलाता था। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला जो आपके भूमि कर था यह आपके खराज कहलाता था। क्या कहलाता था? आपके खराज कहलाता था। अगर पूछ ले कि मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर क्या कहलाता था, तो मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर आपके उस्र कहलाता था। उस्र कहलाता था। उसी प्रकार से मुसलमानों से लिया जाने वाला जो धार्मिक कर था, धार्मिक कर जो आपके मुसलमानों से लिया जाता था, मुसलमानों से, तो संपत्ति का 40वां भाग दिया जाता था, जिसे कहते हैं आपके ज़कात। और गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर क्या था? आपकी गैर मुसलमान से, तो याद रखेंगे कि उसे आपके जजिया कहते थे, उसे आपके जजिया कहा जाता था। तो इन प्रकार की चीज़ों को आपको क्या रखना है? याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई। महाराणा जो प्रताप थे इनकी मृत्यु कब हुई। तो यहाँ पर दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा कि महाराणा प्रताप की मृत्यु अभी आपने इसको मनाया था, इस दिवस को 19 जनवरी को, 19 जनवरी सन 1597 ईस्वी को, सन 1597 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई थी। बात करते हैं इनकी प्रसिद्धि है दोस्तों हल्दी घाटी युद्ध के साथ। वही हल्दी घाटी युद्ध जो 18 जून 1576 ईस्वी को लड़ा गया था। 1576 ईस्वी को लड़ा गया था। 1576 जो अनिर्णायक साबित हुआ था। ना इसमें आपके मतलब कि अकबर विजयी हुआ था और ना ही इसमें आपके महाराणा प्रताप विजयी हुई थी। तो इस युद्ध के बाद से दोस्तों ये चले गए थे। उसके बाद आपके 19 जनवरी 1597 ईस्वी को दोस्तों एक सख्त धनुष की प्रत्यंचा, जो उसकी प्रत्यंचा होती है, उसको आपके चढ़ाते समय इनकी अंदरूनी इनको चोट लग गई थी और इसकी वजह से ही इनकी मृत्यु हो गई थी। इस बात को याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर ने दास प्रथा का अंत कब किया। दोस्तों है क्या, मुझे आज थोड़ा सा जुकाम हो गया है, जिसकी वजह से बोलने में और आवाज़ में थोड़ी बहुत दिक्कतें आपको नजर आ रही होंगी, लेकिन ये दिक्कत बहुत ही जल्द दूर हो जाएगी, तो इसके लिए बिल्कुल आप घबराइएगा मत। अकबर ने दास प्रथा का अंत कब किया। तो अकबर ने जो दास प्रथा का अंत था यह आपके 1562 ईस्वी में किया था। अकबर ने बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं जिसके लिए अकबर को हमेशा ही याद किया जाएगा, उसमें ही एक है दास प्रथा का अंत। दोस्तों अकबर ने तीर्थ यात्रा कर भी समाप्त किया था। तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। और इसको कब किया था, तो इसको अब किया था 1563 ईस्वी में। 1563 ईस्वी में इसने तीर्थ यात्रा कर को भी समाप्त कर दिया था। दोस्तों इसने जजिया कर को भी समाप्त कर दिया था। कब, तो 1564 ईस्वी में। 1564 ईस्वी में इसने जजिया को भी समाप्त कर दिया था, ठीक है। और एक बड़ी बात याद रखिएगा कि इसने राजधानी लाहौर स्थानांतरित की थी। तो इनकी जो राजधानी थी ये लाहौर कब स्थानांतरित हुई, तो ये क्वेश्चन अगर पूछ ले कि इसने अपनी राजधानी लाहौर कब स्थानांतरित की, तो 1585 ईस्वी में। इन डेटों को क्या रखेंगे, विशेष रूप से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अकबर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार का क्या नाम था। तो अकबर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार थे आपके अब्दुल समद। क्या नाम था आपके, अब्दुल समद। अब्दुल जो समद थे ये अकबर के दरबार के बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार थे। इस बात को याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों दसवंत एवं बसावन अकबर के दरबार के चित्रकार थे, ये भी थे। दसवंत एवं आपके बसावन ये भी अकबर के दरबार के चित्रकार थे, लेकिन सबसे प्रसिद्ध अगर पूछ ले तो प्रसिद्ध चित्रकार आपके अब्दुल समद थे। इस बार अगर ये क्वेश्चन पूछे कि दसवंत और बसावन ये चित्रकार किसके समय के हैं, तभी ये अकबर के ही समय के हो जाते हैं। अकबर का समय कब से कब तक है, तो 1556 से लेकर है आपके 1605 तक, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। फिर 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक आपका किसका समय आ जाता है, 1627 ईस्वी तक समय आ जाता है आपके जहांगीर का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ याद रखेंगे, 20वां क्वेश्चन है कि आगरा के जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया। तो याद रखेंगे दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा कि जो आगरा की जामा मस्जिद है इसका निर्माण कराया था आपके किसने, आपके जहां आरा ने।
जहां आरा ने, जहां आरा कौन थी? तो आपके शाहजहां की पुत्री थी। इस बात को याद रखिएगा कि शाहजहां की पुत्री, शाहजहां की पुत्री थी जहां आरा। इसने आगरा के जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। इस बात को याद रखेंगे। और बात करते हैं शाहजहां स्वयं की। तो जो शाहजहां है इन्होंने भी कई सारे निर्माण कार्य कराए थे, जैसे जैसे दिल्ली का लाल किला, जैसे दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली की जामा मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद, ताजमहल एवं लाहौर किला स्थित शीश महल का भी निर्माण किसने करा था? तो शाहजहां ने ही करवाया था। शाहजहां की बात करते हैं तो सन 1627 ईस्वी से लेकर आपके 1657 ईस्वी तक, 1657 ईस्वी तक कुल 30 वर्षों तक इन्होंने शासनकाल इनका था। तो आपने पढ़ा कि 1556 से लेकर 1605 तक आपके अकबर, फिर 1605 से लेकर 1627 तक आपके जहांगीर, फिर 1627 से लेकर 1657 तक आपके शाहजहां। तो इस प्रकार से याद रखेंगे। फिर 1600 दोस्तों आपके 58 से लेकर 1707 ईस्वी तक आपके कौन होते हैं? तो आपके औरंगजेब हो जाते हैं। तो इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि शाह आलम द्वितीय की हत्या किसने कर दी? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा कि शाह आलम द्वितीय की हत्या किसने कर दी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि सन 1806 ईस्वी में, सन 1806 ईस्वी में आपके गुलाम कादिर खान ने, किसने? आपके गुलाम कादिर खान ने, गुलाम कादिर खान ने आपके आपके शाह आलम द्वितीय की हत्या कर दी थी। और शाह आलम द्वितीय की बात करते हैं तो 1759 से लेकर 1806 ईस्वी तक ये आपके मुगल की गद्दी पर आसीन रहे। मुगल शासक का अंतिम शासक कौन था? तो मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक थे बहादुर शाह जफर महोदय, बहादुर शाह जफर महोदय। और इनकी बात करते हैं तो ये 1837 ईस्वी से लेकर 1857 ईस्वी तक दिल्ली की गद्दी पर आसीन रहे। उसके बाद आपके मुगल वंश का पतन हो जाता है। ठीक है, 1857 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसने की? पाहुल जो प्रणाली है इसकी शुरुआत किसने की? ये आपसे पूछा जा रहा है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। और यहाँ पर दोस्तों कहने का है कि जो पाहुल प्रणाली है इसको किस सिख गुरु ने शुरुआत किया था? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों गुरु गोविंद सिंह ने। किसने? आपके गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जो आपके सिखों के 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह, इन्होंने ही आपके पाहुल प्रणाली की शुरुआत की थी। गुरु गोविंद सिंह की बात करते हैं तो गुरु गोविंद सिंह की हत्या दोस्तों हो जाती है सन 1708 ईस्वी में। सन 1708 ईस्वी में इनकी हत्या हो जाती है। कहाँ पर? आपके नांदेड़ नामक स्थान पर, नांदेड़ नामक स्थान पर आपके गुल खां के द्वारा। गुल खां नामक एक पठान होता है जिसने जिसने आपके इनकी हत्या कर देता है, गुल खां। ठीक है, इस बात को याद रखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है कि किस वायसराय ने नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था? तो भैया आपने पढ़ा कि 1562 ईस्वी में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था अकबर ने। अब आपसे पूछ रहा है कि किस वायसराय ने नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि लॉर्ड हार्डिंग ने। लॉर्ड हार्डिंग जो होते हैं दोस्तों ये आपके 1844 से लेकर 1848 ईस्वी तक 4 वर्षों तक वायसराय रहते हैं और यही आपके नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, स्टार मार्क करके लिखिएगा क्योंकि कई बार आपसे पूछा गया है कि जब 1856 ईस्वी में अवध को कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया उस समय अवध का नवाब कौन था? इसमें 2-3 क्वेश्चन तो प्रश्न में ही बन गए। आपको जो पूछाएगा कि अवध को कब आपके अंग्रेजी राज्य में मिलाया गया? तो 1856 ईस्वी में। क्यों मिलाया गया? तो कुशासन का आरोप लगाकर कि यहाँ की शासन ठीक नहीं है। और उस समय कौन था आपके अवध का नवाब? तो ये पूछा ही गया है, इसको मैं आपको बता देता हूँ। अवध का नवाब था आपके वाजिद अली शाह। कौन? आपके वाजिद अली शाह उसमें आपके होते हैं। दोस्तों 18वीं शताब्दी में अवध राज्य का संस्थापक कौन था? तो सआदत खान दोस्तों जो था वह आपके अवध का आपके संस्थापक था। इस बात को याद रखिएगा कि उस समय तो वाजिद अली शाह थे, उससे पहले आपकी सआदत खान ने इसकी स्थापना की थी, सआदत खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? कंध जो विद्रोह था इसका नेतृत्व किसने किया? ये आपसे पूछा जा रहा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। और इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा कि चक्र बिसोई ने। किसने? आपके चक्र बिसोई ने आपके कंध विद्रोह का आपके नेतृत्व किया। और कंध विद्रोह कहाँ पर हुआ था? तो कंध जो विद्रोह था दोस्तों यह आपके उड़ीसा में हुआ था। उड़ीसा वाले क्षेत्र को इसने प्रभावित किया था। इस बात को याद रखिएगा, कई बार आपसे पूछ लिया जाता है। अगर पूछ लिया कि यह कब हुआ था तो सन 1837 ईस्वी में। सन 1837 ईस्वी में कंध विद्रोह हुआ। कहाँ पर हुआ? तो उड़ीसा में हुआ। नेतृत्व किसने किया? तो चक्र बिसोई ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि अंग्रेज सरकार ने महात्मा गांधी को कैसर ए हिंद की उपाधि कब प्रदान की? तो दोस्तों याद रखेंगे कि सन 1915 ईस्वी में, 1915 में,
सन 1915 ईस्वी में अंग्रेज सरकार ने महात्मा गांधी को कैसर-ए-हिंद की उपाधि प्रदान की थी। और याद रखेंगे कि सन 1916 ईस्वी में महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की। कहाँ की? आपके साबरमती आश्रम की स्थापना की, और साबरमती आश्रम के अहमदाबाद के निकट था। इन सब चीज़ों को आपको याद करना है। गांधी जी ने आपके प्रथम विश्व युद्ध में लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया था, इसलिए लोग इन्हें भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहने लगे थे। इस बात को याद रखिएगा। आगे चलते हैं दोस्तों आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। याद रखेंगे कि जो ये कैसर-ए-हिंद की उपाधि है, ये आपके जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद इन्होंने इसको लौटा दिया था, और आपके रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 27वां क्वेश्चन आज का, कि वह कौन सी महिला थी जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय खुफिया रेडियो चलाने के लिए पूरे देश में विख्यात हुई थी। दोस्तों आपको पता होगा कि आपके 8 अगस्त 1942 ईस्वी को आपके भारत छोड़ो आंदोलन चला था, लेकिन इसके बाद ऑपरेशन जीरो चलाकर अंग्रेजों ने सबसे जो महत्वपूर्ण नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया था। तो उस समय आपके खुफिया रेडियो चलाकर पूरे जो देश में प्रसिद्ध हुई थी, उनका नाम क्या था दोस्तों? उनका नाम था आपके ऊषा मेहता। क्या नाम था आपके? ऊषा मेहता था। इस बात को याद रखिएगा कि ऊषा मेहता जो थी, इन्होंने आपके खुफिया रेडियो चलाकर पूरे देश में विख्यात हुई थी। ऊषा मेहता, इस बात को याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों एक बात और है कि ये भारत छोड़ो आंदोलन था, इसी के समय आपके किसने? महात्मा गांधी ने करो या मरो की नारा दिया था। करो या मरो का नारा इसी समय इन्होंने दिया था, इसी आंदोलन में। इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि रमाबाई ने शारदा सदन की स्थापना कब की? तो पहला तो क्वेश्चन यही बन गया कि शारदा सदन की स्थापना किसने की? तो रमाबाई ने। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछ रहा है शारदा सदन की स्थापना किसने की? तो रमाबाई ने। कब की? अब ये पूछ रहा है, तो कब की दोस्तों इस बात को बताइए। तो 1879 ईस्वी में। 1879 ईस्वी में उन्होंने शारदा सदन की स्थापना की थी। और याद रखेंगे दोस्तों कि सन 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। आपके रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी आपके विवेकानंद ने आपके रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। इस बात को याद रखिएगा, परीक्षा में आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की किसने? आपके स्वामी विवेकानंद ने। कब की? तो 97 ईस्वी में। ठीक है, अब मैं आपसे ये क्वेश्चन और पूछ ले रहा हूँ, जो पूछ लेता है कि स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने दी? तो स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि थी महाराज खेतड़ी ने। किसने? आपके याद रखिएगा कि महाराज खेतड़ी ने। इस बात को याद रखिएगा, महाराजा खेतड़ी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब, कि पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता किसे माना जाता है? जो पाकिस्तान शब्द है, इसका जन्मदाता किसे माना जाता है? इस बात को याद रखिए। तो याद रखिएगा कि आपके इसका सही उत्तर हो जाएगा कि चौधरी रहमत अली को पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता कहा जाता है। इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, कि सन 1896 ईस्वी का कोलकाता अधिवेशन क्यों प्रसिद्ध है? जो 1896 ईस्वी में कोलकाता अधिवेशन हुआ था, यह इतना प्रसिद्ध क्यों है? ये आपसे पूछा जा रहा है, और इसको आपको बताना है दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा कि जो आपके पहली बार वंदे मातरम गाया गया था, पहली बार वंदे मातरम गाया गया था किसमें? आपके 1896 ईस्वी के कोलकाता अधिवेशन में ही। ये पूछ सकता है कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो 1896 ईस्वी के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी आपके रहीमतुल्लाह सयानी ने इसका नेतृत्व किया था। तो यहाँ पर दोस्तों आज के हमारे 30 क्वेश्चन आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। ये क्वेश्चन याद रखिए। 15वां जो मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया है कि संगम शासकों में सबसे पहले महाराजाधिराज की उपाधि किसने धारण की? तो संगम जो शासक हैं, इसमें सबसे पहले महाराजाधिराज की उपाधि किसने धारण की थी? इसको आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि अगर आप जो हमने यहाँ पर क्वेश्चन कराया है, इसकी अगर PDF फाइल प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ही ज्वाइन कर लीजिए। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। हमें ट्विटर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, टेलीग्राम चैनल की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, और फेसबुक की लिंक भी आपको दी गई है, तो वहाँ से हमसे आप जुड़ सकते हैं। और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9580482638 9580482638।
तो इस पर हमसे आप कभी भी बात कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो, किसी भी प्रकार की सलाह चाहते हैं तो हमसे आप तुरंत बात कर सकते हैं। मैं स्वयं यहाँ पर फ़ोन उठाता हूँ। भाई अंकित सर हमसे हमेशा आपके साथ हैं, इसलिए आप बिल्कुल भी चिंता में मत रहिए। चलिए दोस्तों, यह छोटा सा वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। यहाँ पर आपको 30 मिनट में मोस्ट इंपॉर्टेंट इतिहास के 30 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं और 30 के साथ साथ मैंने इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाया कि आपके 60 क्वेश्चन तो बन ही गए होंगे। इसलिए जब भी हमारे साथ पढ़ने बैठिए तो एक नोटबुक लेकर बैठिए और जो भी चीज़ें आपको लिखाई जा रही हैं उसको नोट करते चलिए। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं अंकित मिश्र और आप देख रहे हैं ज्ञान तक। धन्यवाद।